दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोग जुड़ चुके हैं गोल्डन पाठशाला के साथ। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम 2023-24 के लिए विज्ञान का रियल पेपर हल करेंगे। प्यारे बच्चों, ये पेपर हमने लिया है मध्य प्रदेश एनएमएस एग्जाम 2017-18 की परीक्षा से। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको कॉपी पर नोट करके याद कर लीजिएगा। वीडियो फास्ट लगे तो उसको रोक करके आप वीडियो को पुनः भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर है, वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। तो ऑप्शन आपके पास हैं, आप सभी लोग सही आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। वोल्टमीटर, बैरोमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर थर्मामीटर। तो सही आंसर बच्चों है वायु दाब मापने का जो यंत्र होता है वो बैरोमीटर होता है। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर इकाई की बात पूछेगा तो मिली बार में मापते हैं, यानी वायुमंडलीय दाब मापने की इकाई क्या होती है तो मिली बार होती है, ध्यान रखिएगा। और यंत्र की बात पूछेगा तो मापन आपका बैरोमीटर से किया जाता है। वोल्टमीटर की बात करेंगे तो इससे विभवांतर मापा जाता है। और गैल्वेनोमीटर से विद्युत परिपथ में धारा जो है मापी जाती है। इसके अलावा थर्मामीटर से शरीर का तापमान मापते हैं। तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया को कहते हैं। तो अम्ल और क्षार जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाता है। और अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप लवण बनता है और जल बनता है, और इसको भी आप ध्यान रखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन बच्चों कई बार आपका सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोनों सब्जेक्ट में आपका प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चिपको आंदोलन बच्चों है वन संरक्षण से संबंधित, और इसको शुरुआत किसने किया था तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। ध्यान रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा ने इसकी शुरुआत की थी। और कहाँ के रहने वाले थे तो ये आपका हुआ था उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ तो उत्तराखंड में हुआ था। पेड़ों को कटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसलिए ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, वन संरक्षण। 4 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को क्या कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर वर्ण विक्षेपण। तो ये सही आंसर होगा डी ऑप्शन, वर्ण विक्षेपण ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर है, दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर प्रिज्म। तो राइट आंसर जो होगा अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, थर्मामीटर जो आपका डॉक्टरी थर्मामीटर होता है का तापीय परास क्या होता है, अर्थात कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक ये माप सकता है। तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा ए ऑप्शन, 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। प्यारे बच्चों, ये तो आपका मॉडल पेपर है, ये रियल पेपर है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे क्वेश्चन बच्चों आपने पढ़ लिए हैं, ये प्रश्न पहले ही। लेकिन ये क्या है, आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, तो इसलिए हमने सोचा कि इसको भी करवाते हैं। बाकी ये प्रश्न आप प्रैक्टिस सेट जो हमारा लगातार अगर रेगुलर करते हैं तो आप सभी को इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे, क्योंकि ये एक नहीं 3-4 बार हमने इन क्वेश्चन को पढ़ाया हुआ है। तो इसके साथ साथ आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो प्लेलिस्ट में आपकी बनी हुई है सारे प्रैक्टिस सेट आप करते रहिए। एक एक वीडियो को खोलिए, एक एक वीडियो को अच्छे से देखिए, और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको कॉपी पर नोट जरूर कर लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन बच्चों है, स्वस्थ मानव के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी व अधिकतम दूरी क्रमशः होती है। तो ये बच्चों होता है ए ऑप्शन, 25 सेंटीमीटर और अनंत। तो सबसे पहले आपसे इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ में पूछा है इन्होंने कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए तो 25 सेंटीमीटर, और अगर अधिकतम दूरी की बात करेगा तो अनंत होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। 8 नंबर क्वेश्चन बच्चों है कि सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में बच्चों जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी वस्तु से बड़ा, ठीक, डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आभासी वस्तु से बड़ा बनता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, यानी जिसमें लोहे के तत्व पाए जाएंगे वो आपका चुंबकीय पदार्थ होगा, उसकी तरफ चुंबक आकर्षित होगा। तो ये बच्चों इसमें सही आंसर हो जाएगा जस्ता। जो जिंक होता है
ये आपका चुंबकीय पदार्थ नहीं होता, Zn जिसको लिखते हो। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी लोहा, निकिल, कोबाल्ट ये चुंबकीय पदार्थ होते हैं। इसके अलावा है नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज तो की थी अर्नेस्ट ने, ठीक। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, तो सूर्य में लगातार नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया होती है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन लगातार सूर्य के अंदर होता है, जिससे उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह जो है विकिरण के रूप में सभी ग्रहों उपग्रहों के पास पहुंचता है और पूरा ब्रह्मांड हमारा क्या है, प्रकाशित होता है। 12 नंबर प्रश्न है, कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है, इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना है। तो आप इसको दो तरीके से हल कर सकते हो, चाहे ये 40 किलोमीटर और 15 मिनट तक अलग चला लीजिए, उसका दूरी निकाल लीजिए, और फिर बाद में 60 किलोमीटर 15 मिनट का जो समय दिया गया है इसका अलग निकाल लीजिए, बाद में सबको जोड़ दीजिए, आ जाएगा। या फिर आप सिंपल सा दोनों समय जोड़ लीजिए, दोनों समय 15 कितना हुआ समय, कुल समय कितना हुआ, कुल समय आपका हुआ 30। तो 30 मिनट हुआ, हमको घंटा चाहिए, तो 30 मिनट बराबर कितना हुआ, 1/2 घंटा। तो समय आपका आएगा 1/2 घंटा। समझ आई बात। अब देखो यहाँ पर चाल 2 दी गई हैं, तो औसत चाल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, औसत चाल निकाल लेंगे। तो औसत चाल क्या होता है, औसत निकालने के लिए हमको 40 दोनों राशियों को जोड़ दीजिए और उसको 2 से भाग कर दीजिए, तो आपको औसत चाल मिल जाएगा। तो 40 और 60 कितना हुआ, 100, और 100/2 करेंगे तो हो जाएगा 50, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आई, और समय आपका 1/2 घंटा है। तो अब आपको सूत्र आगे लिखना है कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय आपका ये दूरी का सूत्र होता है। तो चाल हमने निकाली है 50 और समय निकाला है 1/2, तो ये आपका 2 और 50 से कट जाएगा तो 25 आ जाएगा। तो 25 से कम 25, तो 25 किलोमीटर आपकी दूरी आ जाएगी। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, 12 नंबर का बी आंसर सही जवाब हो जाएगा। जैसे हमने आपको बताया वैसे आपने दोबारा कॉपी पर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है, अर्थात जो हमको वनों से प्राप्त नहीं होता, गोंद, प्लाईवुड, सील करने की लाख या फिर कैरोसिन। तो सही आंसर बच्चों है कैरोसिन। क्योंकि कैरोसिन क्या होता है, ये पेट्रोलियम का होता है, ये जीवाश्म ईंधन होता है जो हमको पेड़ों से नहीं प्राप्त होता। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, अनावेशित हो जाने पर इनमें से कौन से सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है, यानी पुनः चार्ज किस सेल को कर सकते हैं, वोल्टीय सेल, सीसा संचायक सेल, लेक्लांसी सेल या फिर डेनियल सेल। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा बी ऑप्शन, सीसा संचायक सेल जो होते हैं वो पुनः आवेशित किया जा सकते हैं, चार्ज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 15 नंबर, पैरामीशियम का प्रचलन अंग क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए। तो पैरामीशियम में बच्चों सीलिया होते हैं प्रचलन अंग के रूप में। तो सीलिया आप रखेंगे, पैरामीशियम में सीलिया होते हैं। कूटपाद जो होते हैं वो अमीबा में होते हैं, ध्यान रखिएगा, अमीबा में कूटपाद और पैरामीशियम में सीलिया होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंगक कौन सा है। तो कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंगक होता है बच्चों केंद्रक। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केचुए का श्वसन अंग कौन सा है, अर्थात केचुआ जो होता है वो कहाँ से सांस लेता है, कुलोम से लेता है, रंध्र से लेता है, फेफड़े या त्वचा। तो त्वचा से सांस लेता है केचुआ, ध्यान रखिएगा। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा 18 नंबर क्वेश्चन, यूरिया उर्वरक है, तो यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक होता है। ए आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, ब्रायोफाइलम में किस भाग के द्वारा जनन क्रिया होती है। तो ऑप्शन आपके पास हैं, आप सब लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। तना, पत्ती, मूल, जड़ या फिर डी ऑप्शन है पुष्प। तो ब्रायोफाइलम में जो बच्चों जनन क्रिया होती है वो पत्ती के द्वारा होती है, और इसमें कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन के द्वारा पत्ती से नया पौधा बनता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यूनिक जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी प्रकार से आपके बनते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, निमोनिया का रोग कारक जीव कौन सा है। तो वो सूक्ष्म जीव बच्चों है जीवाणु। ए आंसर आपका सही हो जाएगा।
यानी बैक्टीरिया के द्वारा निमोनिया रोग को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, रोग का टीका लगाया जाता है। तो किस रोग का टीका लगाया जाता है? जुकाम, एड्स, मधुमेह या फिर टाइफाइड। तो सही आंसर बच्चों है टाइफाइड का टीका लगाया जाता है। और अभी हाल ही में जो है एक WHO के द्वारा एक जो है नया टाइफाइड का टीका भी जारी किया गया है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और 22 नंबर क्वेश्चन है, रोहू और कतला ये दो क्या हैं? तो जलीय पौधे होते हैं, मछली के रोग हैं, मछली की जातियां हैं या फिर जीवाणु हैं। तो रोहू और कतला ये बच्चों मछली की जातियां होती हैं। सी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित प्रमुख पोषक तत्व कौन से हैं? तो दूध में सबसे जो अच्छा पोषक तत्व होता है बच्चों कैल्शियम होता है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, साहीवाल किसकी नस्ल है? तो साहीवाल बच्चों होती है ये गाय की नस्ल है। साहीवाल के अलावा आप जर्सी भी याद रख सकते हैं, जर्सी, साहीवाल ये सब गाय की नस्लें होती हैं। भैंसों में भदावरी जैसे है आपकी मुर्रा भैंस होती है। बकरी में जैसे आपकी जमुनापारी होती है। तो ऐसे जो है इनकी नस्लें होती हैं। मुझे आपसे प्रश्न याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती हैं? तो इसका जो सही आंसर है श्वेत बाल या फर, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता। तो ए आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, जाइलम ऊतक का कार्य है। तो जाइलम ऊतक का कार्य क्या होता है? जल का अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, भोजन का परिवहन या फिर जल का परिवहन। तो जाइलम ऊतक बच्चों होता है, इसका काम होता है जल का परिवहन करना। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। और भोजन का परिवहन करना ये फ्लोएम ऊतक होता है, इसको भी याद रखेंगे। फ्लोएम और जाइलम ये दो पौधे के ऊतक होते हैं और इनसे प्रश्न आपके बनते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, जो फ्लोएम होता है वो भोजन का परिवहन करता है और जो जाइलम होता है वो जल का परिवहन करता है। बस। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य की हृदय स्पंदन गति दर क्या होती है? तो आपको एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं बताया गया है। वैसे हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं कि मनुष्य की जो हृदय स्पंदन गति होती है वो 72 बार प्रति मिनट होती है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया गया 72, तो आपको जो नज़दीक वाला हो वो लगाना है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 70 से 80 प्रति मिनट। 28 नंबर क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण। ये कल की वीडियो में भी क्वेश्चन आया था, इसको भी याद रखेंगे क्या होता है। तो गैल्वेनीकरण होता है लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना। ए आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की यानी जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिससे उसमें जंग नहीं लगता। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहा परिवर्तित हो जाता है। तो जंग लगने पर लोहा आयरन ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, अर्थात ये ऑक्साइड बनाता है। तो ए आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, एलपीजी में पाई जाने वाली मुख्य गैस है। तो एलपीजी में बच्चों मुख्य गैस के रूप में कौन सी गैस पाई जाती है? ब्यूटेन, मीथेन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो सही जवाब बच्चों है ब्यूटेन होती है अगर एलपीजी की बात करेगा तो। एलपीजी में आपका हो जाएगा ब्यूटेन। अगर सीएनजी की बात करेगा, जो आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है सीएनजी गैस, तो सीएनजी में बात करेगा तो मीथेन होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर, मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मार्स गैस मीथेन गैस को कहा जाता है। ए ऑप्शन सही होगा। और रासायनिक सूत्र होता है CH4, इसको भी याद रखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। 2 ऑप्शन इज द राइट आंसर, मतलब 2 आपका सही हो जाएगा। कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। 33 नंबर क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, विशेष करके ध्यान रखेंगे जिसमें नहीं लगा हो। तो जल में शक्कर का घोलना, तो ये भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। जंग लगना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जंग लगने के बाद पुनः वो लोहा प्राप्त नहीं हो सकता है। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। जंग का लगना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, ना कि भौतिक परिवर्तन। इसके अलावा अगर कहे कि मोम का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन अगर ये कहे कि मोमबत्ती का जलना तो आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। 34 नंबर, फ्लोरीन में मूलतः कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या है? तो फ्लोरीन होता है कार्बन का अपरूप। ध्यान रखिएगा, कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप होता है फ्लोरीन। और इसके जो है परमाणुओं की संख्या की बात करें तो एक अणु में 60 परमाणु होते हैं। ठीक, 60 परमाणु एक जो है वृत्तीय या गोलीय संरचना बनाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर और लास्ट प्रश्न है, बेकिंग सोडा की प्रकृति क्या होती है? तो बेकिंग सोडा तो क्षारीय लवण होता है। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं कि धावन सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, खाने वाला सोडा क्या होता है, इनके रासायनिक नाम आपके याद रखने चाहिए आपको। तो ये रहा है आपके 35 प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक अगर देख लिए हैं तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें और इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं उनको आप देखिए डेली पर डे। और इसके अलावा हमने मध्य प्रदेश छात्रों के लिए OMR सीट का वीडियो बना दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपकी प्लेलिस्ट में ही उसको डाल दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। OMR देखिए, अच्छे से भरिए उसको, एक बार ट्राई करें ज़रूर किस प्रकार से आपको भरना है, ताकि परीक्षा हाल में आप किसी भी प्रकार से दिक्कत का सामना ना करें। इसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत आपको OMR भरने में आती है तो आप लोग जो है परीक्षा निरीक्षक जो हैं आपके वहाँ पर, उनसे संपर्क करिए, उनसे आप पूछ कर ही अपनी OMR सीट को भरेंगे ताकि गलती ना होने पाए और जो आपका मेहनत है, जो आपकी कड़ी मेहनत जो आपने अभी तक की है वो सफल हो पाए। और जब आपका पेपर ही चेक नहीं होगा, OMR नहीं चेक होगी, तो फिर पढ़ने से क्या मतलब रहा। तो आप लोग OMR को अच्छे से भरेंगे ताकि आपका परीक्षा रिजल्ट आने में कोई दिक्कत ना हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।